इस 40 दिन में आप अगर ज़ीरो से स्टार्ट करें तो नीट क्रैक कर सकते हैं या नहीं। जहीं पर भी आपको हेंस, देयरफॉर, एज़ ऐसा दिखे वहाँ पर आप मार्क कर लीजिए और उसके साइड में A/R लिख दीजिए क्योंकि असर्शन रिजर्व क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। है इनऑर्गेनिक वुड बी द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट। उसमें 2 चैप्टर बहुत क्रूशियल हैं और उससे क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। इतना करने से आपका सिलेक्शन तक तो पहुंच जाएगा, 600-650 तक आपका मार्क्स पहुंच सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम औरगदीप दत्तो, नीट 2024 AIR1। आज सुधांशु एमबीबीएस के इस चैनल में मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि अभी नीट के, जैसे कि आपको पता ही है, सिर्फ 40 दिन बाकी हैं। तो इस 40 दिन में आप अगर ज़ीरो से स्टार्ट करें तो नीट क्रैक कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में एक्चुअल बात बताएंगे। ऐसे फेक होप वगैरह मैं कभी नहीं देता और वो देना भी नहीं चाहता, और आपको प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए इस टाइम पे वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली बात तो, अगर आपने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया पूरे साल तो एक 40 दिन में आपका अभी तो हो नहीं सकता, ये पक्की बात है। पर अगर आपने 11th और 12th में अपने बोर्ड्स की तैयारी करी है एंड उसके बाद अब बोर्ड्स खत्म होने के बाद आप सोच रहे हैं कि नीट के लिए मैं 40 दिन में कुछ कर लूँ कि सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। अगर आप ये एमसीक्यू बेस्ड सिनेरियो में या फिर नोट्स वगैरह में नहीं है आपके पास कुछ, तो आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा इसमें क्वालीफाई करना। पर इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है। अगर आपका फाउंडेशन, बेसिक्स एंड सारे चैप्टर के ऊपर आपका नॉलेज सही है, तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। पर उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ आपको फॉलो करना चाहिए। पहले आते हैं कि आपका अगर बोर्ड्स कंप्लीट है तो मैं ये सोच सकता हूँ कि क्लास 11th भी आपने पढ़ा था अच्छे से बोर्ड्स के लिए, और क्लास 12th में भी आपने, क्लास 12th में तो एटलीस्ट आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा बोर्ड्स के लिए। तो आपका अभी मेन जो टारगेट रहता है वो क्लास 11th के ऊपर रहता है, कि क्लास 11th का बहुत मेजर चंक आप लोग आइदर बैकलॉग रह गया था या फिर आपको रिवाइज नहीं किया था। तो पहले आती है क्लास 11 को ये 40 दिन के अंदर कैसे रिवाइज करें एंड नीट लेवल पे कैसे रिवाइज करें। तो उसके पहले आता हूँ एनसीईआरटी बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी इज समथिंग दैट यू हैव टू डू फ्रॉम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। अभी क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और आप बाकी कुछ अभी अलग कुछ सोर्स से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का भी ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आपको क्या करना है, थॉरोली लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट एकदम सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और इसको कैसे पढ़ना होता है, कैसे उसको उसका क्रक्स क्या है, उसको कैसे निकालना होता है, उसके ऊपर मेरे जो मेंटरशिप चल रहा है सुधांशु चैनल पे, उसमें मैंने अपने मेंटर्स को बताया है। आपको भी थोड़ा-सा बता देता हूँ कि पहली बात तो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है उसका एक अलग से चार्ट बना लीजिए आप साइड में लिख के, कहीं भी, या फिर कहीं पर अगर वर्ड्स में लिखा है कि ट्रिपल द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर, समथिंग लाइक दैट, तो उस वर्ड्स को आप एक 3x या फिर ऐसा करके, मतलब नंबर में कन्वर्ट करके लिख लीजिए। जहीं पर भी आपको हेंस, देयरफॉर, एज़ ऐसा दिखे वहाँ पर आप मार्क कर लीजिए और उसके साइड में A/R लिख दीजिए क्योंकि असर्शन रिजर्व क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ये असर्शन उसमें रहेगा एंड मतलब हेंस के बाद जो पार्ट रहेगा वो आपका असर्शन होगा, उसके पहले वाला पार्ट आपका रीज़न होगा। मतलब जैसे आप नॉर्मली जानते हैं इंग्लिश के कंजंक्शन जैसे काम करते हैं, वैसे ही आपको पढ़ना है अच्छे से AR मार्क करके। और बाकी आपको हड़बड़ी बायोलॉजी में नहीं करनी अभी। बायोलॉजी को अच्छे से आप एनसीईआरटी से पढ़ो कि एनसीईआरटी में आप एटलीस्ट 340 तक तो आप स्कोर कर ही पाओगे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। तो क्लास 11th की एनसीईआरटी आप अभी से पढ़ना चालू कर दें एंड क्लास 12th के भी कंप्लीट करें। एंड उसके बाद आते हैं फिजिक्स में। अगर फिजिक्स में आते हैं तो फिजिक्स की बात तो है, फिजिक्स इज द मोस्ट टफेस्ट थिंग इफ यू हैव नॉट क्लियर एनी कंसेप्ट इन 11th और 12th और इन योर ड्रॉप ईयर अभी तक, तो आपके लिए मुश्किल होने वाला है। क्योंकि फिजिक्स इज नथिंग कि आप 40 दिन में आप पूरा फिजिक्स कर लोगे और सब कुछ कर लोगे। तो उसके लिए क्या करना है, आप अगर फोकस करना पड़ेगा आपको कि कैसे हम कम से कम पढ़ के फिजिक्स को थोड़ा सा बाईपास रख के उसमें मैक्सिमम आउटकम ले सके, लीस्ट एफर्ट। तो उसके लिए आपको टारगेट करना पड़ेगा इजियर चैप्टर्स जैसे कि यूनिट एंड मेजरमेंट्स, जैसे कि एसएचएम, जैसे कि ग्रेविटेशन। एसएचएम इज नॉट वेरी इजी बट ग्रेविटेशन इज इजी, ग्रेविटेशन कर सकते हैं आप। ऑप्टिक्स कर सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स और लास्ट के ऑप्टिक्स वगैरह, रे ऑप्टिक्स, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो उस चैप्टर्स की क्या क्या लिस्ट है वो भी मैं आपको बाद में भेज दूंगा, अगर मेरे मेंटरशिप चैनल में तो मैं बताता ही रहता हूँ। तो उन सब में आपको क्या करना है कि जो हाई वेटेड चैप्टर्स है, उस हाई वेटेड चैप्टर्स के एटलीस्ट पीवाईक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस है, आप उनको एनालाइज करिए और उसमें देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वैसे क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं मोस्टली, अगर नहीं तो मतलब 25 साल जैसा अगर नहीं हो गया तो मोस्टली वैसा ही क्वेश्चन रिपीट होता है। तो उसको देख के उसी टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए एंड उसी थियरी को फोकस करिए।
अभी एनसीईआरटी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है फिज़िक्स के लिए, क्योंकि आप कवर अप नहीं कर पाएँगे। और फिज़िक्स का एनसीईआरटी से वेटेज बहुत कम रहता है, 2, 3, 4 क्वेश्चन ही आ सकते हैं। तो इससे बेटर है कि आपके पास अगर कोई नोट्स है, अब या बोर्ड्स के नोट्स तो उतना इम्पोर्टेंट, उतने एफिशिएंट नहीं होते, या फिर आपके पास अगर किसी कोचिंग सेंटर का नोट्स है, तो उस नोट्स को जो आप पहले एक बार पढ़ चुके हो, तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ो। उसके बाद पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच अप्लाई करो कि पीवाईक्यू में जैसा क्वेश्चन है वैसा ही करो। बहुत मुश्किल क्वेश्चन में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो उससे कॉन्फिडेंस और भी घटेगा और उसमें आपका भी लॉस है कि आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो अभी पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच फॉर फिजिक्स एंड टू एम्फसाइज ऑन द ईजियर चंक ऑफ द सिलेबस, लाइक मॉडर्न फिजिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसके बाद आता है काइनेमेटिक्स। तो ये आप काइनेमेटिक्स का उतना भी नहीं है, फिर भी काइनेमेटिक्स आप मतलब मैकेनिक्स के थोड़े बहुत पार्ट आप कर लीजिए। और सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम बना के ऐसे एक्सेलरेशन बेस्ड एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े बहुत देख लीजिए, वो आपके काम में आएगा। किसी-किसी लोगों को ऑप्टिक्स बहुत आसान लगता है, किसी को मुश्किल लगता है। जिनको आसान लगता है ऑप्टिक्स अच्छे से कर लीजिए, अगर 12th के बोर्ड्स के नॉलेज आपको है तो आपको पता ही रहेगा तो ऑप्टिक्स क्या होता है, कैसे करना होता है, थोड़ा बहुत थ्योरी याद रहेगा तो उससे आप कर सकते हैं। बाकी अगर आए कि केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, तो ये सब बहुत सारे लोगों का बैकलॉग रहता है। अगर आपके पास एक बेस है ऑलरेडी और आपका ये बैकलॉग में था, तो आप अभी इसी टाइम पे कुछ इस चैप्टर्स को अपने टीचर से क्लैरिफाई कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इससे हर टाइम पे 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। अभी के लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं करना, कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन करना है, यही फिजिक्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपको अगर फिजिक्स में डाउट है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो अभी फिजिक्स को टाइम देके फ़ायदा बहुत बहुत कम है, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम है आपके पास। तो उसके लिए आप फिजिक्स में एटलीस्ट 120 एट 100 120 ऐसा ही टारगेट रख के चलिए। बायोलॉजी जो मोस्टली एनसीईआरटी से आएगा, केमिस्ट्री का बाकी बार जो मैं बताऊँगा वो जो एनसीईआरटी से आएगा, जो रटने वाला है वो आपको रट के जाना है अभी, क्योंकि आपके पास अभी रटने का टाइम है, समझने का टाइम बहुत कम है। तो आपका टारगेट रहेगा बायोलॉजी में 340 तक लाना और फिजिक्स में एटलीस्ट 120, 100 एंड 120 तक लाना, जो पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच से आपका हो पाएगा। अब उसमें अगर थोड़ा सा कम भी आए, 80 वगैरह भी आए, तो भी आप बाद में कवर कर सकते हैं केमिस्ट्री। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऑलवेज एनटीए का एक रहता था कि एक केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट बना है हर साल, पर इस बार तो फिजिक्स की तरफ चला गया। तो मैं केमिस्ट्री इज वर्सेटाइल एंड उसमें बहुत सारी चीज़ आती है, फिजिकल आती है, इनऑर्गेनिक आती है, ऑर्गेनिक आती है। अब अभी के लिए अगर आपका फिजिकल क्लियर नहीं है, तो फिजिकल का एटलीस्ट एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आते हैं छोटे मोटे, जैसे कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन, एनसीईआरटी से आप बहुत अच्छे से पढ़िए, उससे एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आता है, आप पीवाईक्यू देख लीजिएगा, उसमें आता था एंड आता भी आएगा भी फ्यूचर में। तो ये फिजिकल के लिए ये 2 चैप्टर मतलब 100% आप कर लीजिए एनसीईआरटी से, और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो एकदम पहला चैप्टर है, मोल कॉन्सेप्ट, तो उसमें भी कुछ थ्योरी वगैरह है, तो उस थ्योरी वगैरह को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। फिजिकल के लिए अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता, तो मतलब अभी के लिए आपको समझना पड़ेगा, आप कुछ वन शॉट वीडियोस या फिर आपके जो टीचर्स हैं उनसे आप हेल्प मांग सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी प्री मेड नोट्स है, तो नोट्स में जितने फॉर्मूले हैं एंड उसके एप्लीकेशन बेस्ड एग्जांपल्स हैं, उसको बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि फिजिकल का प्रॉब्लम कभी मुश्किल नहीं आता, डायरेक्ट फॉर्मूला में बिठाना होता है। एक्सेप्ट कुछ प्रॉब्लम जैसे इक्विलिब्रियम वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको, पर बाकी सब कुछ बहुत डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी से डायरेक्टली आपका फॉर्मूला से आएगा। तो वो फॉर्मूले अगर अच्छे से पता है और कहाँ अप्लाई करना है ये पता है, तो आप इजीली फिजिकल को कवर अप कर सकते हैं। इसमें भी आप पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच से जाइए, जैसे टाइप के क्वेश्चन प्रीवियसली आते थे वैसे टाइप के ही करके जाइए। एक्स्ट्रा कुछ बहुत जेई लेवल, एडवांस लेवल करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और बाकी जो एनसीईआरटी बाकी जो है इनऑर्गेनिक वुड बी द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट। उसमें 2 चैप्टर बहुत क्रूशियल है और उससे क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। एक है बॉन्डिंग, एक है पीरियोडिक टेबल। तो बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अगर आप अभी 1 दिन या फिर 2 दिन लगा के बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें और उसका कुछ डाउट है तो अपने टीचर वगैरह से या यूट्यूब से या कोई भी प्लेटफॉर्म से सॉल्व कर ले, उसको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रेंथन कर ले, तो आपका पूरा इनऑर्गेनिक अच्छा हो जाए। उसके बाद क्या करना है, इनऑर्गेनिक 100% एनसीईआरटी से करना है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड कीजिए, उसमें जितने सारे चार्ट्स एंड टेबल्स हैं, तो उस टेबल से जो ट्रेंड्स वगैरह बनते हैं, तो उस ट्रेंड्स को आप एक कॉपी में लिख लीजिए। अच्छा होगा अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं, तो ग्राफ याद रह जाता है। तो इन सब के बारे में मैं मेंटरशिप में बताता हूँ। इसका नोट्स वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो सुधांशु से कांटेक्ट कर लेना। और लास्ट में आता है टू ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इज़ वेरी
इम्पोर्टेंट है। अगर ऑर्गेनिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है, अगर क्वेश्चन सिर्फ जीओसी से आए, क्योंकि जीओसी वाले क्वेश्चन थोड़ा-सा मुश्किल होता है। पर अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को तो देखना है, सब कुछ देख लीजिए आप फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। एनसीईआरटी में जितने रिएक्शन हैं, एग्जाम्पल हैं, जितने स्ट्रक्चर्स हैं और उनके नीचे लिखे गए नेम्स हैं, जैसे कि जैसे कि आप सोचो ट्रोपोन करके एक स्ट्रक्चर होता है, वो शायद आपका भी आईयूपीएससी नेम नहीं है, आईयूपीएससी में नहीं आएगा, पर उसका स्ट्रक्चर दे के नाम पूछ सकता है। तो वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में जो फिगर्स है केमिस्ट्री के, उसके नीचे जो लिखा हुआ है, उसको बहुत अच्छे से आप रीड करके जाइए फॉर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। एंड आईयूपीएससी में ज़्यादा बहुत मुश्किल कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ट्रेंड ऑफ नंबरिंग याद रख लीजिए कि कहाँ से सीओएच को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट याद रख लीजिए। इतना से आपका मोस्टली हो जाएगा जीओसी के प्रॉब्लम। और जो जो रिएक्शन वाले चैप्टर है उससे एग्जैक्टली एनसीईआरटी वाले रिएक्शन आते हैं, थोड़ा सा घुमा के दे सकते हैं, पर एनसीईआरटी में जितने रिएक्शन है उतने ही करने हैं कि कोई भी बाहर की चीज़ रिवाइज नहीं करना। इसके लिए आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है और मॉड्यूल्स अगर आपके पास है तो ये करना है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके मॉक टेस्ट्स में, उसको आपको अच्छे से कंप्लीटली सॉल्व करना है। आपको बाहर कोई बुक बहुत ओपी टंडन कोई भी करना जेई वाले बुक में जाना है नहीं अभी। ऑर्गेनिक के लिए आपको इतना सा करना है। और एक चीज़ आइसोमेरिज्म का प्रॉब्लम आ सकता है 25 में आता है, तो वो आइसोमेरिज्म इज समथिंग जो बहुत मुश्किल माना जाता है, क्योंकि उसमें अंडरग्राउंड काउंटिंग एंड ओवर काउंटिंग होता है। तो मैं बोलूँगा कि आइसोमेरिज्म पे इतना फोकस मत करिए, आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, उसको आप स्किप करिए एंड उसको अटेम्प्ट एकदम लास्ट में करिए, एंड तभी करिए जब हम 100% श्योर है कि वही होने वाला है। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रख लीजिए। बाकी इतना करने से आपका सिलेक्शन तक तो पहुंच जाएगा, 600-650 तक आपका मार्क्स पहुंच सकता है। अगर मुश्किल क्वेश्चन है तो उसके आपको थोड़ा सा डिफरेंटली अप्रोच लेना है। जो इजी आएगा, जो एनसीईआरटी से आया है, उसको पहले ही अटेम्प्ट करना है, बाकी में दिमाग बाद में लगाना है। तो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में बाद में बात करेंगे। अभी अगर आपका जीरो नॉलेज है तो आपको क्या करना है, आपको मैं एक टारगेट दे रहा हूँ सबको कि अभी क्योंकि 40 दिन बाकी है, आपको एटलीस्ट इन 20 डेज आपको पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, 11th एज वेल एज 12th, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, लाइक इंक्लूडिंग एनसीईआरटी एंड आपका नोट्स, आपके कुछ भी हो, आपके पास अभी 20 दिन टाइम। तो उसमें आपको जी जान लगा के अपना सब कुछ लगा के करना है, और 20 दिन में अगर आपका सिलेबस खत्म हुआ तो ही आपका सिलेक्शन एंड एक अच्छा रैंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको 20 दिन हाथ में रखना पड़ेगा फॉर एंड डे स्ट्रेटेजीज, फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द रिविजन। तो आपके पास अभी 20 दिन है, 40 दिन आप मत सोचिए, आपके पास अभी 20 ही दिन है, एंड उसके अंदर ये सब कुछ आपको कवर अप करने होंगे। और फिजिक्स में जो कॉन्सेप्चुअली एरर है उसके लिए आप यूट्यूब वीडियो या फिर अपने टीचर की हेल्प लीजिए, सुधांशु एमबीबीएस मेरे मेंटरशिप का हेल्प लीजिए। और बाकी जो है वो मैं ऐसे ही आपके साथ 10 ऐसे सेशन में मेंटरशिप के यूट्यूब वाले सेशन में जुड़ा रहूँगा, एंड मेरे साथ सुधांशु का एक रैंक स्ट्रॉन्ग करके बैच भी है, जो जिसमें पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड टेस्ट सीरीज एंड उसके साथ साथ डाउट सॉल्विंग, ये सब कुछ आपको मिलेगा, और उसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, या फिर मेरे मेंटरशिप में ज्वाइन करके मेरे को पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। एंड वही बात है, घबराना नहीं है, जो लास्ट तक लड़ता रहेगा वही जीतेगा।